तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बेहतरीन हैं, अच्छे ढंग से हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं ये वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो क्लास 10th का ट्रायंगल चैप्टर जो था वो मैंने काफ़ी बेहतरीन ढंग से मैंने बताया है। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में जाके आप खुद से देख सकते हैं। ठीक है, ये क्लास जो 10th है वो ट्रायंगल अर्थात त्रिभुज का मैंने पार्ट 1 बता दिया है। आज मैं पार्ट 2 बताऊंगा। पार्ट 1 में मैंने बताया कि त्रिभुज क्या है, त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, कोण के आधार पर कितने होते हैं, भुजा के आधार पर कितने होते हैं, वो सारे टोटल जो त्रिभुज के कॉन्सेप्ट होते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट भाई मैं बता चुका हूं। ठीक है, तो आज मैं बताऊंगा आपको क्या बताऊंगा, जरा ध्यान से देखेंगे। सर्वांगसम के बारे में बताऊंगा कि कब कोई त्रिभुज सर्वांगसम होता है या सर्वांगसम क्या कहते हैं, किसे कहते हैं। सर्वांगसम को अंग्रेजी में कॉन्ग्रुएंस बोलते हैं। सर्वांगसम का मतलब क्या होता है तो मैं आज आपको यहां बताऊंगा। मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि ताकि मैं आपको समझा पाऊं, क्योंकि जब तक आप बेसिक चीजों को नहीं समझेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएंगे कि सर्वांगसम क्या है, त्रिभुज के सर्वांगसम होने के शर्त कौन कौन से होते हैं, वो सारे आपको मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करता हूं। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रविशंकर कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल द स्टडी ऑफ बिहार में। ठीक है, तो आप देखेंगे ये त्रिभुज है और आज हम सर्वांगसम के बारे में आपको बताएंगे। तो सर्वांगसम के बारे में आपको क्या जानना है, जरा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो सर्वांगसम के बारे में आपको जानना है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है, ताकि मैं इसी को समझाता हूं। ठीक है, ताकि आपको दिमाग में अच्छे से क्लियर हो जाए, मैं इसी को आपको समझाता हूं। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखेंगे सर्वांगसम का मतलब क्या होता है। जरा ध्यान से देखिए सर्वांगसम, मैं पेन ले लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। पेन 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 पेन, मैं ये आपका रेड कलर का पेन ले लेता हूं ताकि आपको दिमाग में आए। देखिए सर्वांगसम का मतलब क्या होता है। सर्वांगसम का मतलब होता है, अगर सर्वांगसम को अगर आप तोड़ेंगे तो सर्व प्लस अंग प्लस सम। ठीक है, सर्व मतलब सभी हो गए, अंग मतलब इसके सभी जो ट्रायंगल हो गए, ट्रायंगल इस तरह का, ये और ये। ठीक है, यदि किसी त्रिभुज में एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के दूसरे कोण के बराबर हो, सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, सभी कोण आपस में बराबर हो, तो आप कह सकते हैं कि त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। तो देखेंगे जरा, सर्व का मतलब हो गया, देखिए सभी, अंग मतलब अंग हो गया, और सम का मतलब क्या हो गया, समान हो गया। यानी सर्वांगसम का मतलब हो गया कि जिस त्रिभुज के सभी अंग क्या हो, समान हो। जिस त्रिभुज के सभी अंग क्या हो, समान हो। तो सभी अंग का मतलब ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा। अब जरा ध्यान से इसको मैं ना फिर से एक बार आपको बताता हूं ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए। सर्वांगसम का मतलब अब जरा समझ लेंगे कि अगर मैं कोई ट्रायंगल बनाना हो, ठीक है, अगर मैं ट्रायंगल बना दिया, ये दो ट्रायंगल मैंने बताया। ठीक है, जरा ध्यान से आप देखेंगे। ठीक है, या फिर आप ऐसे कर लेना, सर्वांगसम होने के लिए आप इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं ना। ध्यान से जरा देखेंगे, इसको मैं थोड़ा सा फिगर को छोड़ कर देता हूं ताकि ये आपको आसानी से समझ में आए। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखेंगे। देखिए अगर मान लीजिए कि अगर मैं बात करूं त्रिभुज में, अगर ये मैंने दो त्रिभुज लिया, जरा ध्यान से देखेंगे। सर्वांगसम का मतलब क्या बताया था मैंने, सर्वांगसम का मैंने बताया था कि जिस सर्वांगसम का सर्व अंग प्लस सम, सर्वांगसम को अगर तोड़ेंगे तो सर्व अंग प्लस सम अर्थात सभी अंग क्या हो, समान हो। तो सभी अंग किसके समान होंगे, तो मान लो कि ये त्रिभुज ए है, ये बी है, और ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है। बात समझ में आई। सर्वांगसम का मतलब क्या हो गया, जरा समझ गए आप।
अब जरा ध्यान से देखिए, सर्वांग का मतलब क्या होगा, जिस त्रिभुज के सभी अंग क्या हो, समान हो। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा परंतु आपको एकदम ध्यान से देखना, क्योंकि अगर आपको त्रिभुज समझना है तो सर्वांग समझना ही पड़ेगा, क्योंकि सिद्ध करने में ये बहुत जरूरी है। तो सर्वांग का मतलब क्या हो गया, अगर मान लो कि एक त्रिभुज एबीसी और दूसरा त्रिभुज डीईएफ है, तो एक त्रिभुज में ए दूसरे त्रिभुज के डी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, डी के बराबर होगा। यदि एक त्रिभुज के बी दूसरे त्रिभुज के ई के बराबर होगा। बात समझ में आया? फिर समझ लेंगे तीसरे त्रिभुज के ये जो सी जो है वो दूसरे त्रिभुज के एफ के बराबर, यानी ये वाला। आप समझ सकते हैं ना, मैंने आपको एक पार्टिकुलर लाइन दे दिया है, कलर दे दिया है, ताकि आप समझ लेंगे कि ये इसके बराबर होगा, कौन बी ई के बराबर होगा और कौन सी एफ के बराबर होगा। तो ये तो मैंने कोण की बात कर दी। अब भुजा की बात अगर करेंगे तो ए बी बराबर हो जाएगा डी के, बी सी बराबर हो जाएगा ई एफ के, और डी एफ बराबर हो जाएगा ए सी के बराबर हो जाएगा। यानी एक त्रिभुज के कोण दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर होना चाहिए, यानी कोण ए कोण डी के बराबर होना चाहिए, कोण बी ई के बराबर होना चाहिए और सी एफ के बराबर होना चाहिए। और भुजा की बात करें तो ए बी हमारे पास जो बराबर होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए, डी के। AC जो बराबर होना चाहिए वो DF के बराबर होना चाहिए। उसके बाद BC जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, AF के। और कोण तो आपने पता कर ही लिया है कि कोण किसके बराबर होना चाहिए, कोण A कोण D के बराबर, कोण B कोण E के बराबर, और कोण C कोण किसके बराबर, F के बराबर होंगे। तब आप कह सकते हैं कि त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। तो सर्वांगसम होने के लिए क्या कहा जाता है कि एक त्रिभुज के कोण A और दूसरे त्रिभुज के कोण D अगर बराबर हो, भुजा बराबर हो, कोण बराबर हो, तो आप कह सकते हैं वो त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। परिभाषा इसका क्या है कि जब दो त्रिभुज, ठीक है, जब दो या दो से अधिक ज्यामितीय आकृतियां समान आकार और समान माप, समान आकार मतलब सेम शेप और सेम साइज की हो, तो आप उन्हें सर्वांगसम कह सकते हैं। और इस गुण को क्या कहा जाता है, सर्वांगसमता कहते हैं। ठीक है, सर्वांगसम को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो सर्वांगसम का रिप्रेजेंट कुछ इस तरह से करते हैं। ठीक है, सर्वांगसम को देख लेंगे ध्यान से, यही है, ये हो गया सर्वांगसम को। अब देख लेंगे यहाँ पर दो सिक्का दिया हुआ है। एक सिक्का जरा ध्यान से देख लो, यहाँ पर आप पुराना सिक्का है, ये मकई का बाल है इधर, तो इसमें भी वही है। ठीक है, इस साइड से भी वही है, यानी दोनों सिक्का का शेप, ठीक है, शेप और साइज क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। दोनों सिक्का का शेप और साइज क्या होगा, बराबर होगा। तो आप कह सकते हैं कि वो त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। बात समझ में आया? जरा आप देखेंगे ध्यान से, जरा समझ गए ये सर्वांगसम तो समझ गए ना। सर्वांगसम को समझने की दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो अब देखेंगे सर्वांगसम को, तो आप समझ गए। अब सर्वांगसम के अगलावा देख लीजिए, सर्वांगसम क्या हो गए, जरा समझ लीजिए। जब दो या दो से अधिक ज्यामितीय आकृतियां, जब दो या दो से अधिक ज्यामितीय आकृतियां जिनके शेप और साइज क्या हो, बराबर हो, तो उन्हें आप क्या कह सकते हैं, सर्वांगसम। और इस गुण को क्या कहते हैं, सर्वांगसमता कहते हैं। और सर्वांगसम को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, अगर त्रिभुज कोई सर्वांगसम होगा तो सर्वांगसम कैसे होगा, जरा ध्यान से देख लेंगे। सर्वांगसम होने के लिए दो लकीर खींच के ये पर ही मार देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, सर्वांगसम। क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। बात समझ गए? एक से समझ में नहीं है तो दूसरा फिगर आप देख सकते हैं। देखिए, अब देख लीजिए,
सर्वांग सम के दूसरा क्या है, देखिए दो आकृतियों की सर्वांग समता कैसे पकड़ेंगे आप जरा ध्यान से देख लेंगे। कह रहा है कि दो आकृतियों की जो सर्वांग समता है, देखिए ध्यान से, दो आकृतियों की सर्वांग समता के लिए शर्त क्या है। दो सर्वांगसम आकृतियां एक दूसरे पर रखे जाने पर पूरा ढक लेती है, या दूसरे शब्दों में कहें कि एक आकृति सभी भाग दूसरी आकृति के संगत भाव के लिए क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे यहां पर क्या कह दिया कि दो लाइन है, क्या है, दो लाइन है। जरा ध्यान से देखेंगे, यहां से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहां पर दो आकृतियां है, एक आकृति ये हो गया और एक आकृति ये हो गया। तो जरा ध्यान से देख लेंगे, ए बी एक रेखा है यहां से यहां, ठीक है। ए बी क्या है, एक रेखा है, और ए बी जो रेखा है इसकी लंबाई जो है वो कितनी सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक दूसरी रेखा है, ठीक है, एक दूसरी रेखा है, कौन सी, जरा ध्यान से देख लेंगे। एक दूसरी रेखा है सी डी, इसकी भी लंबाई सेम है, कितनी सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। तो सर्वांगसम होने के लिए क्या है कि जब दो रेखाएं सेम आकार की, सेम साइज की हो और दोनों की लंबाई सेम हो, तो आप कह सकते हैं कि ए बी जो रेखा है, क्या है, ए बी जो रेखा है वो किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है। बात समझ में आया। तो ए बी की लंबाई भी कितनी सेंटीमीटर है, ए बी की लंबाई, ए बी की लंबाई जो है वो 5 सेंटीमीटर है, और सी डी की लंबाई भी कितनी दी हुई है, 5 सेंटीमीटर है। तो ए बी की लंबाई जो हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, ये सी डी भी इसको उतना ही में ढक ले, क्योंकि इसकी भी लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। तो आप कह सकते हैं कि जो हमारे पास लाइन ए बी है वो लाइन सी डी के क्या होगी, पैरेलल होगी। तो आप कह सकते हैं कि ए बी जो होगा वो किसके सर्वांगसम होगा, सी डी के सर्वांगसम होगा। सर्वांगसम होने के लिए क्या शर्त मैंने बताया कि किसी भी दो त्रिभुज की तीनों कोण और तीनों भुजा क्या हो, आपस में बराबर हो, एक जैसी हो। अगर एक रुपए का दो सिक्का है तो दोनों सिक्का का सेम साइज होना चाहिए, सेम आकार होना चाहिए, जो यहां पर उसका बिंदु आकार होगा वही यहां पर होना चाहिए। बात समझ गए। तो सर्वांगसम होने के लिए क्या प्रोसेस है, सर्वांगसम होने के लिए प्रोसेस है कि जब दो या दो से अधिक जो ज्यामितीय आकृतियां होती है, सेम साइज और सेम आकार की होती है, तो उसे क्या कहते हैं, सर्वांगसम कहते हैं। आप बात समझ गए। अब दो वर्ग सर्वांगसम होने के लिए क्या शर्त है, दो वर्ग का सर्वांगसम होने के लिए क्या शर्त है, तो दो वर्ग सर्वांगसम कब होंगे, दो वर्ग सर्वांगसम होंगे कब, जब यदि उनकी भुजाएं जो है क्या होगी, बराबर होगी। तो दो वर्ग मान लीजिए भाई मेरे, ठीक है, दो वर्ग ले लीजिए, एक ये वर्ग हो गया और एक ये वर्ग हो गया। एक को आप यहाँ चित्र 1 कर लीजिए और यहाँ चित्र क्या कर लीजिए, 2 कर लीजिए। अब इसका नामकरण जो करना होगा, तो ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, ये हो जाएगा ई, ये हो जाएगा एफ, ये होगा जी, ये हो जाएगा एच। अब क्या कह रहा है कि दो वर्ग सर्वांगसम होंगे कब, जब उनकी भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। दो वर्ग कब सर्वांगसम होंगे, जब उनकी भुजाएं आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो भुजा बराबर कैसे होगी, जरा ध्यान से देख लेंगे। इसकी सारी भुजा देख लो, सब भुजा आपस में क्या है, बराबर है, टोटल, ये भी बराबर, ये भी बराबर।